निश्चय इस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 14 जुलाई 2020 का डेली करंट अफेयर्स क्विज। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की है कि एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन के माध्यम से एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना की जाए? किस आयोग ने सिफारिश करी है कि एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद बनाई जाए? 5वें केंद्रीय वेतन आयोग ने, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ने, 14वां वित्त आयोग ने, या संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए बनाए गए राष्ट्रीय आयोग? देखते हैं चर्चा में क्यों है। आप सभी जानते हैं कि इस समय अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन है, गवर्नमेंट के सामने चुनौती है और वो आर्थिक बहाली को सुनिश्चित करने के लिए अगर व्यय अधिक करती है तो उसका ऋण भार बढ़ जाएगा, जिससे उसकी क्रेडिट रेटिंग कम हो सकती है और फिर उसको आगे लोन मिलने में संकट हो सकता है। तो इस प्रकार की कुछ चुनौतियां हैं, तो इनके लिए राजकोषीय परिषद चर्चा में है। 14वें वित्त आयोग ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट एफआरबीएम एक्ट 14वें वित्त आयोग ने कहा था कि इसमें संशोधन करा जाए और एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद का निर्माण करा जाए। इसका काम क्या होगा? हम जानते हैं कि बजट के पश्चात में नियंत्रण के लिए हमारे पास कौन सी संस्था है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग। और बजट से पहले संसद से वो अनुदान मांगे पूरी होती हैं, तो इनके बीच में एक संस्था राजकोषीय परिषद बनाने का चर्चा की जा रही है। ये बजट से पूर्व नियंत्रण रखेगी और नियंत्रण लेखा परीक्षक बजट के पश्चात नियंत्रण रखेगा। अब संसद में और इसमें क्या अंतर हो जाएगा? यह एक विशेषज्ञ संस्था हो जाएगी। दोनों ही संस्थाएं, जैसे कैग भी अपनी रिपोर्ट संसद को देता है, वैसे ही राजकोषीय परिषद भी अपनी रिपोर्ट संसद को देगा। तो ऐसे समय में इस संस्था का महत्व देखा जा रहा है कि अगर वर्तमान में ये संस्था हो तो जो सरकार को समस्याएं हैं कि वो अगर अधिक व्यय करती है, अधिक लोन लेती है, तब उसकी क्रेडिट रेटिंग डाउन हो जाएगी, और अगर वो व्यय कम करती है तब लोक कल्याणकारी योजनाओं पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो जिसके लिए इसकी बात की जा रही है। इससे पहले भी कुछ समितियां गठित की गई हैं, जैसे कि एन.के. सिंह कमेटी, उसने भी कहा था कि इसको बनाया जाए। 2017 में उसने कहा था। 2018 में डी.के. श्रीवास्तव समिति बनाई गई थी, उसने भी कहा था कि एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद बनाई जाए। और 13वें और 14वें वित्त आयोग ने भी कहा था कि एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद बनाई जाए। तो अभी ये चर्चा में है, तो देख लेते हैं किसने सिफारिश करी है इसकी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 14वां वित्त आयोग। इसके अलावा 13वां या एन.के. सिंह कमेटी या डी.के. श्रीवास्तव कमेटी होती तो वो आंसर भी ठीक हो जाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया है। नंबर 2, नो डिटेंशन पॉलिसी, बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, उसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा, आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, यह है नो डिटेंशन पॉलिसी। को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से हटा दिए गए। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है, फिर देखेंगे सही आंसर। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पर कुछ दिशा निर्देश जारी करे गए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इन दिशा निर्देशों को आलोचना करी है और कहा है कि ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 21A का उल्लंघन करते हैं। राजस्थान की गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश जारी करे और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इनकी आलोचना की, जिस वजह से ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम चर्चा में है। अब इसके प्रावधान देखते हैं। ये दिशा निर्देश क्यों है उन्हें देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से हैं कि कक्षा 1 अथवा उससे ऊपर के बच्चों को ही कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। इस अधिनियम को अनुसार शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो 25% सीट्स रिजर्व करी जाती हैं उसका लाभ कक्षा 1 के ऊपर मिल पाएगा, उससे नीचे की नर्सरी की कक्षाओं में नहीं मिल पाएगा, जिसका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विरोध किया है। वो 86वें अधिनियम से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, वो सभी जानते ही हैं, और इसको क्रियान्वित करने के लिए इसे 2002 में लाया गया। इसको क्रियान्वित करने के लिए 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया, जिसमें कहा गया कि सभी निजी स्कूल अपनी कुल सीटों का 25% आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित रखेंगे तथा उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। इसको लाया गया था और इसी के साथ में लाई गई थी नो डिटेंशन पॉलिसी, किसी भी बच्चे को डिटेन नहीं किया जाएगा, अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी 2009 में लाई गई थी, इसे 2019 में एक संशोधन करके हटा दिया गया। इसका मतलब बच्चों को उस क्लास में डिटेन भी किया जा सकता है, उन्हें अगली क्लास में प्रमोट करना अनिवार्य नहीं है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। 2019 से नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया गया है। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गलत क्यों? क्योंकि यहाँ सभी बच्चों नहीं आएगा, 6 वर्ष से अधिक के बच्चों पे ये लागू होता है। तो 6 वर्ष से अधिक के बच्चे अगर यहाँ करें तब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। अभी ये गलत है। पूछा है कौन से सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। चर्चा में किसी और वजह से था, क्वेश्चन उसके ट्रेडिशनल पोर्शन पे बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ही अभी राजस्थान के जो दिशा निर्देश हैं प्राइमरी शिक्षा को लेकर उनकी आलोचना करके उनका विरोध करा था। इस पर ये क्वेश्चन बनाया गया है, ये भी चर्चा में। इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत की गई है। पहले तो ये एक अधिनियम के तहत की गई है और फिर 2005 में लाया गया। इसका मतलब ये एक विधिक निकाय है, ये जानना चाह रहे हैं आपसे। सेकेंड स्टेटमेंट, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है। तो चर्चा में क्यों है ये तो हमने देख ही लिया कि राजस्थान सरकार ने कुछ दिशा निर्देश लाए थे जिसका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विरोध करा है, जिसकी वजह से चर्चा में है। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में देखते हैं। तो इसको बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत बनाया गया था, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा उधर पहला वाला। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत, ना कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसके तहत नहीं आता, ये किसके तहत आता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत। तो देखते हैं कुछ आयोग की संरचना वगैरह, जो प्रश्न से संबंधित नहीं है पर देख लेना है। एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं। कम से कम 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष की अधिकतम आयु 65 ईयर्स होती है, अन्य सदस्यों की 60 वर्ष होती है। 3 वर्ष का कार्यकाल इन्हें दिया जाता है। ध्यान रखना 5 वर्ष का नहीं है, 3 वर्ष का है और नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। कुछ कार्य वगैरह दिए हुए हैं तो वो आप पढ़ लेना, ये भी इस क्वेश्चन के हिसाब से इतना काम का नहीं है। हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम से की गई है, ठीक। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आता है, गलत। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आता है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? केवल 1, लेकिन गलत। क्या पूछा है? कौन सा गलत है? तो गलत तो 2 है, तो सही आंसर क्या होगा? केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? इधर कुछ अल्पसंख्यक या जातीय समूह दिए गए हैं, इधर कुछ केंद्रित और संबंधित क्षेत्र हैं कि ये जातीय समूह कहाँ केंद्रित हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं या किससे संबंधित हैं। जैसे उइगर चीन से, रोहिंग्या म्यांमार से, पश्तून सीरिया से। तो इसको भी मिलान करते हैं, देखते हैं चर्चा में क्यों है। ये तो किसी न किसी कारण से चर्चा में रहते ही हैं उइगर रोहिंग्या। तो उइगर का हमने देखा था चीन, और चीन का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उस क्षेत्र में उइगर समुदाय। यहाँ संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 लाख मुस्लिम को चाइना ने कैद किया हुआ है और उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, मतलब उनको अपनी संस्कृति के अनुसार ढाला जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और चीन का क्या मानना है? चीन का मानना है कि ये सुधारवादी केंद्र हैं, यहाँ इन्हें शिक्षित करा जाता है। तो यहाँ इस प्रकार का कुछ भी नहीं करा जा रहा है कि इनका शोषण किया जा रहा हो। तो ये सब आरोप चीन पे गलत है। तो अमेरिका ने अभी हाल में यहाँ के कुछ प्रतिनिधियों पे प्रतिबंध लगा दिया था इस शोषण को ध्यान में रखते हुए। इसके बदले में चीन ने भी अमेरिका के कुछ अधिकारियों पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो चूंकि ये चीन और अमेरिका के बीच में एक प्रमुख मुद्दा बन गया है और विवाद में है, इस वजह से चर्चा में है, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। ये पूरा हम अपनी पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं और यहीं पे पूरी स्टोरी लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो उइगर कहाँ पे है? चीन में। बाकी रोहिंग्या म्यांमार में, ये भी चर्चा में रहता है अक्सर। और पश्तून कहाँ है? अफगानिस्तान। तो कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? उइगर चीन, ठीक है। रोहिंग्या म्यांमार, ठीक है। पश्तून सीरिया, गलत। ये कहाँ है? अफगानिस्तान। तो कौन से सही उत्तर का चयन करना है? 1 और 2 सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, हागिया सोफिया यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह एक, इसका उल्लेख कभी कभी समाचार में किया जाता है, अभी ये चर्चा में है। ये कहाँ पे स्थित है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हागिया सोफिया, जो कि अभी चर्चा में थी, ये कहाँ स्थित है? इटली में, ईरान में, तुर्की में या चीन में? तो देखते हैं पहले चर्चा में क्यों थी। ये तुर्की में स्थित है और अभी तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस हागिया सोफिया को, जो कि एक संग्रहालय है, इसे मस्जिद में बदलने का फैसला सुनाया है। देखिए हागिया सोफिया है क्या? एक विश्व प्रसिद्ध इमारत है। इसका निर्माण
बाइजेंटाइन साम्राज्य के समय में किया गया था और 1453 में जब इस शहर पर इस्लामी ओटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया तब इसे मस्जिद में बदल दिया गया। उस समय इसका निर्माण कैसे किया गया था? एक चर्च के रूप में, फिर इसको एक मस्जिद बना दिया गया। तो सबसे पहले यह है हागिया सोफिया एक चर्च था, फिर इसे एक मस्जिद में बदल दिया गया और फिर 1935 में जब मुस्तफा कमाल के अधीन यहाँ पे एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष तुर्की राज्य का आरंभ हुआ। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि खलीफा के पद को समाप्त करा गया था और खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ये उसी समय कौन शासक थे वहाँ? मुस्तफा कमाल। इन्होंने ही खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। पहले अंग्रेजों ने खलीफा की शक्तियां ले ली थी तो खिलाफत आंदोलन चला था, फिर मुस्तफा कमाल ने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया था जिससे खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था। तो उस समय मुस्तफा कमाल ने इस मस्जिद को बदल दिया था एक संग्रहालय में, एक म्यूजियम इसको बना दिया गया था 1935 में। और अब दोबारा 2020 में इस संग्रहालय को किस में परिवर्तित करा जा रहा है? मस्जिद में। और चूंकि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है इसलिए ये काफी चर्चा में है। जो तुर्की का धर्मनिरपेक्ष स्वभाव है उस पर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो आंसर हमको पता चल गया, हागिया सोफिया कहाँ है, क्या है, कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। पहले चर्च था, फिर मस्जिद बनाया गया, फिर संग्रहालय बनाया गया और फिर से उसको मस्जिद बनाया जा रहा है। अगर एक क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तब आप इन्हें लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।